हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो इसी वीडियो में आपके एमसीक्यू के सेक्शन भी होंगे, साथ ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसे हम डिटेल में भी समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन यह कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 297 के अनुसार कौन ऑथोराइज है एफिडेविट को लेने के लिए? कौन सी ऐसी कोर्ट है सीआरपीसी के प्रोविज़न के अनुसार? सेक्शन 297 में क्या लिखा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपने इस सेक्शन को पढ़ा है तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। यानी कि जब भी हम शपथ पत्र, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, उसमें हम एक शपथ लेते हैं, जो भी एफिडेविट बनाता है उसे हम डिपोंडेंट कहते हैं। वो उसमें यह बात कहता है कि जो भी चीज़ मेरी इस पिटीशन में लिखी गई है उसके बारे में मैं अवेयर हूँ, मेरे काउंसिल के द्वारा ये सारे कंटेंट लिखे गए हैं, मेरी परमिशन के साथ लिखे गए हैं। जो भी बातें इस एफिडेविट में और पिटीशन में लिखी गई है वो सभी से मैं अवेयर हूँ और सारी चीज़ें सही है। तो इस तरीके से एक एफिडेविट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन ऑथोराइज होता है इस तरीके के एफिडेविट के लिए? तो सबसे पहले है कोई भी जज, कोई भी जुडिशल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए हैं ओथ कमिश्नर, कोई भी ओथ कमिश्नर, या फिर नोटरी एक्ट के अंदर कोई भी नोटरी अपॉइंट किया गया है, तो इन सभी को ऑथोराइज किया गया है। इसके लिए आपको सेक्शन 297 सीआरपीसी को देखना होगा, वहाँ पर इसका आपको सही जवाब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 250 के अंडर अगर बिना रीजनेबल कारण के किसी भी एक्विजिशन को किया गया है, एक्विजिशन यानी कि किसी पर आरोप लगाया गया है, किसने? कंप्लेनेंट ने या फिर इन्फॉर्मेंट ने। तो इन्फॉर्मेंट क्या करेगा? पे करेगा। कितना पे करेगा? यही हमारा क्वेश्चन है। इसको और अच्छे से समझने के लिए सपोज दैट मेरी किसी से दुश्मनी है, मैंने उसके ऊपर झूठा केस जो है लगा दिया। अब वो व्यक्ति परेशान हो रहा है, कोर्ट में जा रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, यहाँ पर बिना किसी कारण के, नो कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो यहाँ पर बिना कारण के, अगर आप किसी पे केस कर रहे हो और मजिस्ट्रेट साहब को ये पता चलता है, तो ऐसे में आपको ही अक्यूज बनाया जा सकता है। जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो उस ऑफेंस के लिए उसको फंसा रहा है, उसको खुद यहाँ पर एक्यूज्ड बनाया जा सकता है और मजिस्ट्रेट साहब उसको ये कह सकते हैं तुमने बिना रीजनेबल कारण के कोर्ट का समय बर्बाद किया है, एक्यूज़ को परेशान किया है, एक्यूज़ का समय बर्बाद किया है, इसलिए आपको क्या करना होगा? कंपनसेशन पे करनी होगी। तो ऐसे में जो कंपनसेशन पे करने की बात कही गई है वो कितनी पे की जा सकती है, यानी कि कितनी पे करने के लिए यहाँ पर कंप्लेनेंट को कहा जा सकता है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर उसको उतना कहा जा सकता है जितना वो एम्पावर्ड है, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं, हर मजिस्ट्रेट की अपनी एक समय सीमा होती है कि वो इतनी सज़ा दे सकते हैं और इतने रुपए तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। सपोज़ दैट मजिस्ट्रेट साहब 5,000 रुपये तक का जो है मैक्सिमम फ़ाइन लगा सकते हैं। ऐसे में अगर वो 5,000 रुपये से एक्सीड नहीं करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, 5,000 या 5,000 से कम फ़ाइन लगा सकते हैं जितनी उनको एम्पावरमेंट दी गई है। तो इसका सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 257 के अनुसार अगर कोई भी कंप्लेनेंट समन केस चल रहा है, समन केस में वो कंप्लेंट को
क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है कंप्लेनेंट, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेक्शन 257 सीआरपीसी को देखना होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेता है तो एक्यूज को क्या कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, एक्विटल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सीआरपीसी के सेक्शन 260 के अनुसार इन सभी में से कौन कौन से ऑफेंस है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस तरीके से समरली ट्रायल कर सकते हैं, समरली वे में ट्रायल कर सकते हैं। तो सेक्शन 260 के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है, उसमें कुछ ऑफेंस निर्धारित किए गए हैं, उसी में से कुछ ऑफेंस हमने यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि चोरी का अपराध है, उसके लिए आपको दोषी ठहराया गया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसको समरली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेक्शन भी मेंशन है 376, 380, 381, और जिसकी वैल्यूएशन इतने से ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वैल्यूएशन पे भी यहाँ पर चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। 454 और 456 आईपीसी यह बात करता है रात में हाउस ट्रेसपास करना, हाउस ब्रेक करना, यह बात करता है नाइट में हाउस ब्रेक करने के लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी। 411 आईपीसी का कहता है कि चोरी की प्रॉपर्टी को जब आप रिसीव करते हो या चोरी की प्रॉपर्टी को आप अपने पास बनाए रखते हो, क्या उसको भी शामिल किया जाता है, तो इन दोनों को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है हमारा 4th। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 5th हमारा सीआरपीसी का क्वेश्चन क्या है कि सेक्शन 311 के अनुसार विटनेस को बुलाया जा सकता है किस तरीके से, प्रोसिक्यूशन के मोशन पर, डिफेंस के मोशन पर, कोर्ट के मोशन पर, या फिर इन सभी के मोशन पर। तो इसके लिए हमें कौन सा सेक्शन समझना होगा, 311 को हमने समझना होगा। 311 क्या कह रहा है, 311 यह कहता है कि पावर है किसके पास, कोर्ट के पास, कि वो समन कर सकते हैं जो भी कोई मटेरियल विटनेस है। मटेरियल विटनेस का मतलब होता है वो उस केस से संबंधित है, जो भी फैक्ट है उसके बारे में वो जानता है, या फिर किसी भी पर्सन को यहाँ पर एग्जामिन किया जा सकता है, जो कोर्ट के अंदर है। यह पावर दी गई है 311 के अंदर किसी भी कोर्ट को, यानी कि कोई भी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, यानी कि इस कोड के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुकी है या और कोई प्रोसीडिंग भी चल रही है, तो ऐसे में कोर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से एम्पावर्ड है, पूरी तरीके से उन्हें शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं एज एन विटनेस, या वो पर्सन जिसको समन नहीं किया गया है तब भी उसे एज एन विटनेस बनाकर उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसकी अटेंडेंस वहाँ पर की जा सकती है। री एग्जामिन और री कॉल करने के लिए किसी भी पर्सन को जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, यानी कि जो व्यक्ति पहले ही एज एन विटनेस एग्जामिन हो चुका है, उसे दोबारा भी एग्जामिन और रिकॉल किया जा सकता है। कोर्ट को यह लगता है कि यहाँ पर उस विटनेस का न्याय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर होना आवश्यक है, उसका एविडेंस देने के लिए यहाँ पर होना आवश्यक है, तो उसको समन कर सकती है कोर्ट, एग्जामिन भी कर सकती है, समन करके बुलाएगी, एग्जामिन करेगी, या दोबारा से भी बुला सकती है, री एग्जामिन भी कर सकती है। तो यही सभी पॉइंट इसमें हमने देखने थे। तो इसका हमारा कौन सा जवाब है, यहाँ पर बात करें सीआरपीसी के 311 के अंदर, तो प्रोसिक्यूशन पर्पस के लिए भी, डिफेंस पर्पस के लिए भी, कोर्ट अपने खुद के मोशन के लिए भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि गवाही ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के पर्पस के लिए, डिफेंस के पर्पस के लिए, कोर्ट को लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को क्लियर किया। इसी तरीके की अगर आप और वीडियो चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर एमसीक्यू के
सीआरपीसी के एमसीक्यू को समझना चाहते हैं डेली टू डेली, और डेली आप एक सीआरपीसी को एमसीक्यू को सीआरपीसी के सेक्शन को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा।